कश्मीर जो आज दुनिया के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उसके इस्लामाइजेशन की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि ये कोई फिक्शनल नॉवल लगता है। इस कहानी में सब कुछ है। एक फ्यूजिटिव प्रिंस है जिसने अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर में रेफ्यूज ली। एक नोमैडिक ट्रैवलर है जो एक सपने के पीछे आया। कैसे एक बौद्ध तिब्बती राजकुमार ने इस्लाम को अपनाया। कैसे एक लड़की ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने पिता के कातिल से ही शादी की। क्यों एक रानी ने वैली में हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने 2 बेटों में ही फर्क किया। और क्यों एक रानी ने खुद अपनी शादी के दिन अपनी जान ले ली और अपनी शादी के गिफ्ट के रूप में राजा के पास अपनी इंटेस्टिन को भेजा जो जबरदस्त उससे शादी करना चाहता था। और कश्मीर में आखिरी हिंदू रानी कोटा रानी की, जिसकी बाद घाटी का इस्लामाइजेशन हो गया। ये कहानी 13वीं सदी की है और कैसे वो आखिर एज अ हीरो इस दुनिया से चली गई एक कॉन्फ्लिक्टेड हिस्टोरिकल लेगेसी छोड़कर। कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी से। ये 13वीं सदी का कश्मीर, जहाँ झेलम के किनारे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स, हिम्स और रिलीजियस सेंट्स अपना समय संस्कृत ब्राह्मी और कश्मीरी भाषा में क्रिएशन, डिस्कशन और उसके प्रेजर्वेशन में बिताते थे। कश्मीर में मेडिवल पीरियड में एक फेमस हिस्टोरियन लेखक हुए जिनका नाम था कल्हण। उन्होंने भी उसी झेलम के किनारे बहुत सारी किताबें लिखी जो उनके समय का इतिहास बताते हैं। कल्हण ने 12वीं सदी में राजतरंगिनी नाम की एक किताब लिखी। ये किताब कश्मीर का अनऑफिशियल इतिहास भी कही जाती है। कश्मीर में 3 महत्वपूर्ण रानी हुई जिनके बारे में कल्हण ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन एक चौथी रानी थी जिसके बारे में उसने नहीं लिखा क्योंकि वो उसके 200 साल बाद इस दुनिया में आई थी। वो थी कोटा रानी। इस कहानी के और उनको देखने के 2 पहलू हैं। एक, उनको वो रानी मानते हैं जिन्होंने सब कुछ किया अपने किंगडम और उसके इस्लामाइजेशन को बचाने के लिए। और दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि कुछ लोग उनको जिम्मेदार मानते हैं घाटी के इस्लामाइजेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद को पाव में रखने के लिए किसी और को आगे नहीं आने दिया और एक वीक हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन बनाया रखा जिससे घाटी का इस्लामाइजेशन हुआ। इन इन्वेडर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसकी नेचुरल ब्यूटी थी। कश्मीर के हिस्ट्री के लंबे दौर में उन्होंने बड़े पैमाने पर विनाश मचाकर घाटी के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया। इन लेटर इयर्स, स्पेशली अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ब्रुटैलिटी अपने चरम पर पहुंच गई। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंतीवर्मन की मृत्यु के बाद घाटी में पूर्ण शुद्धिकरण की शुरुआत हुई जो तेजी से राज्य के सबसे दूर के कोनों तक फैल गई। हालांकि दीदा रानी, जिन्होंने अपने कुशल, साहसी और सफल शासन के कारण कश्मीर के इतिहास में एक विशेष स्थान बनाया है, ने इस रोकने की कोशिश की। भले ही वह अपने समय की एक उत्कृष्ट शासक थी, लेकिन हिंदू शासन केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। जब ये आक्रमण और इस्लाम घाटी में 11वीं से 13वीं शताब्दी तक फैलना शुरू हुआ, तब कश्मीर में राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण संख्या में मुस्लिम सैनिक हो गए। टाटर के एक विदेशी आक्रमणकारी, जिसे इतिहास में दलचा के रूप में जाना जाता है, 1319 में कश्मीर के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मौत और डिस्ट्रक्शन लाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लूट, आगजनी, मासकर किया। लोगों ने ऐसी बर्बरता को लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने लोगों को बहुत शॉक किया। उस समय कश्मीर के राजा सहदेव बहुत डर गए और डर के मारे घाटी छोड़ दी। लोगों को क्रूर दलचा की मर्सी पार छोड़ दिया। अपने राजा के ना होने के बारे में सुनकर टेरिफाइड लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग गए और कश्मीर एक गोस्ट सिटी बन गया। दालचा का ये आक्रमण इतना क्रूर था, सब लोग डर गए। राजा ने किंगडम छोड़ दिया।
प्रधानमंत्री राज्य में ही अपने परिवार के साथ छुप गया। सेना खुद काफी हद तक उन इन्वेडर्स के साथ हो गई, क्योंकि उनको वो इस्लामी ब्रदरहुड लग रहा था, और शहर एक गोस्ट सिटी बन गया। लेकिन एक दिन दिलाचा एक बर्फीले तूफान में मारा जाता है। रिनचिन एक तिब्बती राजकुमार था, जिसने अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर में शरण ली थी। वो कश्मीर में जल्दी ही राजा का विश्वास पात्र बन गया। उस वक्त रिनचिन ने पावर वेकम को फिल करने के लिए रामचंद्र को मार देता है। उसके सारे कॉन्फिडेंस और बेटी को पकड़ कर लेता है। उस सीनीरियो में कोटा रानी, जो उस वक्त उम्र में काफी छोटी थी, रिनचिन से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो कश्मीर की रानी बन जाती है और रिनचिन कश्मीर की पावर अपने हाथों में ले लेता है। ये बहुत असामान्य था, एक लड़की का अपने पिता के कातिल से ही शादी कर लेना। लेकिन शादी के बाद ही सिचुएशंस बदलने लगती हैं। सेना में एक सिग्निफिकेंट नंबर मुसलमानों का था और इन्वेजन का खतरा अब भी था। उस सीनीरियो में रिनचिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए इस्लाम अडॉप्ट कर लेता है। रिनचिन के राजा बनने से पहले जो इन्वेजन हुआ था, उसमें राजा के कश्मीर छोड़कर भागने और कश्मीर के एक अबैंडन्ड गोस्ट सिटी बनने में एक इम्पॉर्टेंट रीजन था वीक डिफेंस। और उसकी वजह एक सिग्निफिकेंट नंबर में मुस्लिम सोल्जर्स जो इन्वेजन के खिलाफ उतने डिवोटेडली लड़े ही नहीं, क्योंकि राजा हिंदू था और इन्वेडर मुस्लिम। इसलिए जब रिनचिन राजा बना, उसे भी यही डर सता रहा था। एक दिन वो एक सूफी से मिला, उसका नाम था बुलबुल शाह। उसने उसे समझाया कि अगर वो इस्लाम अडॉप्ट कर लेगा तो शायद जो सेना है वो डिवोटेडली इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ेंगे। अगर कोई इन्वेजन भविष्य में हुआ तो, और वो इस्लाम अपनाकर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन जाता है और नाम रख लेता है सुल्तान सदर उद्दीन शाह। लेकिन इससे कोटा रानी और बहुत सारे दरबारी खुश नहीं थे। रिनचिन 1320 से 1323 तक कश्मीर पर राज करता है, लेकिन एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका और कोटा रानी का एक बेटा भी था, उसका नाम था हैदर खान। साल 1323। जब कश्मीर का सिंहासन खाली हो चुका था, झेलम के किनारे जब रिनचिन को दफनाया जा रहा था, तब दो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वो जानते थे कि अब उन दोनों में वो लड़ाई होने जा रही है जिसमें खून खराबा है। मौत तो होगी, लेकिन ना तो हथियार और ना ही किसी सेना की जरूरत पड़ेगी। जरूरत होगी तो बस एक चीज की, और वो है लॉयल्टी। रिनचिन के मरने के बाद फिर से एक पावर वेकम क्रिएट हो जाता है। लॉयल्टीज शिफ्ट होने लगती है, आपस में ही कंस्पिरेसीज होने लगती है। एक मिनिस्टर आज शाहमीर तो कल कोटा रानी की तरफ वफादार हो जाता है। लेकिन शाहमीर वह व्यक्ति था जिसके पास कोटा रानी और अंतिम राजा रिनचिन के बेटे की कस्टडी थी। अब कस्टोडियन धीरे धीरे पावर सेंटर अपनी तरफ करने लगता है। कश्मीर में शाहमीर और हैदर खान के आसपास घुमा हुआ पावर सेंटर कोटा रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और भी कई सारे पुराने लोग जो पुराने लोहार डायनेस्टी के थे, वो सबसे ज्यादा खुश नहीं थे। जिसके परिवार ने उस समय तातार के अटैक के बाद तिब्बत में शरण ले रखी थी। सुहादेव का छोटा भाई था उद्दिन देव। लोहार राजवंश के लॉयलिस्ट्स जो शाहमीर से खुश नहीं थे, वो सब कोटा रानी को उद्यन देव से दूसरी शादी का सुझाव देते हैं और साथ आने वाले खतरों के बारे में भी बताते हैं
कि भले ही हैदर, जो कोटा रानी और रिंचन का बेटा था, उसका कस्टोडियन शाहमीर था, लेकिन शाहमीर पावर अपने हाथ में लेने के लिए हैदर खान के साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। कोटा रानी शुरू में तो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर हैदर की जान बचाने के लिए वो इस शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है और उद्यानदेव से दूसरी शादी कर लेती है। इस शादी के बाद पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल अब नए राजा और रानी यानी कि कोटा रानी और उद्यानदेव के चारों तरफ घूमने लगता है। और तब पावर बड़ी आसान से शाहमीर के हाथ से निकल गई और फिर से कश्मीर में लोहार राजवंश का शासन शुरू हो गया। उद्यानदेव कश्मीर के आखिरी हिंदू राजा भी थे। कोटा रानी और उद्यानदेव का भी एक बेटा हुआ। सत्ता संघर्ष भले ही कोटा रानी ने शाहमीर से जीत लिया हो, लेकिन कहते हैं ना, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। कुछ साल पहले एक मासूम सी कोटा रानी की जिंदगी बदल गई थी जब एक मंगोल आक्रमण हुआ था। और आक्रमण के बाद की पॉलिटिक्स में उसके पिता की हत्या हो गई थी और मजबूरी में अपने परिवार को बचाने के लिए अपने पिता के मर्डरर साथ उनको शादी करनी पड़ी थी। अचला को दिल्ली या पानीपत के एक मुस्लिम राजा ने कश्मीर पर हमला करने के लिए बुलाया था। कश्मीरी इतिहासकार जोनाराजा ने कोटा रानी के बारे में डिटेल से लिखा है। अचला के आक्रमण के बारे में वो लिखते हैं कि ये बहुत भयानक थी। आम लोगों की तो बात ही छोड़ दो, यहां तक कि सेना और राजा उद्यनदेव भी बुरी तरह से डर जाता है। के डर से उद्यनदेव अपने परिवार के पास वापस भाग जाता है। वो कोटा रानी से भी यही कहता है, लेकिन वो अपने कश्मीर को छोड़कर जाने से मना कर देती है। और इस बार कोटा रानी अपने कश्मीर को गोस्ट सिटी नहीं बनने देती। राजा के जाने के बाद वो लोगों को पिछला आक्रमण याद दिलाती है, उन्हें समझाती है कि कैसे उन क्रूर आक्रमणकारियों ने उनके राज्य को गोस्ट सिटी बना दिया था और उन डीमोनिक इन्वेडर्स के खिलाफ वो हर धर्म, जाति और हर किसी को सिर्फ एक कश्मीरी बनकर लड़ने के लिए प्रेरित करती है। जोना राजा के अनुसार कोटा रानी अचला को एक संधि के लिए बुलाती है और फिर हमला करके उसकी हत्या कर देती है। हत्या के बाद आक्रमणकारियों की सेना के साथ एक संधि होती है और वो लोग वापस लौट जाते हैं। इस वॉर, डिप्लोमेसी एंड ब्रूटल फाइट जिसमें कोटा रानी एक गॉडेस की तरह कश्मीर के लोगों को बचाती है और बुरी तरह से उन्हें हराकर अपने कश्मीर और लोगों को बचा लेती है। कश्मीर के लोगों के लिए वो एक देवी से कम नहीं थी। आखिरकार 1338 में कोटा रानी ने अपने बेटे भोलार्तन के नाम पर कश्मीर में राज करना शुरू किया। वो सत्ता का केंद्र थी, उनके हाथों में ही सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, उनका बड़ा बेटा हैदर खान। हैदर खान का संरक्षक अभी भी शाहमीर था। शाहमीर ने अब पावर को अपने हाथों में लेने की सोची, लेकिन इस बार कोटा रानी ने एक नया रास्ता चुना। वो कश्मीर के एक बहुत माने हुए स्कॉलर भट्टा भिक्षाना के पास गई और उनकी मदद मांगी। और शाहमीर को साइडलाइन करके उन्हें अपने बेटे भोला रतन का संरक्षक बना दिया और साथ ही कश्मीर के प्रधानमंत्री भी बना दिया। लेकिन एक दिन धोखे से शाहमीर ने भट्टा भिक्षाना पर हमला किया,
जब वो उसकी तबीयत पूछने अकेले ही उसके चैम्बर में आ गए थे। इस अटैक से उनकी मौत हो जाती है। उनके डेथ के बाद कोटा रानी समझ गई कि अब पावर को अपने हाथ में रखने का रास्ता आसान नहीं था। अब उनके पास ना तो कोई लॉयल मंत्री है, ना ही कोई वॉरियर जो उनका साथ लॉयलिटी से खड़ा हो सके। भट्ट भिक्षा के मृत्यु के बाद से ना मंत्री और लॉयलिस्ट्स सब बंट जाते हैं। ऐसे में शाहमीर कोटा रानी को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करती। फिर एक युद्ध होता है शाहमीर और कोटा रानी की सेनाओं के बीच में। इस लड़ाई में कोटा रानी की सेना हार जाती है और उन्हें शाहमीर के हाथों अपमान झेलना पड़ता है और फिर वो उनको अरेस्ट कर लेता है। उनको पकड़ने के बाद शाहमीर उनसे फोर्सफुली शादी कर लेता है। तब कोटा रानी अपनी खुद की जान ले लेती है और जान लेने के पहले वो अपने नौकरों से कहती है कि उनके मरने के बाद उनकी आंतों को निकालकर शाहमीर को शादी के उपहार के रूप में भेज दिया जाए। और उनकी मौत के बाद उनके नौकरों ने यही किया। और फिर शाहमीर कोटा रानी के दोनों बेटों की हत्या कर कश्मीर का दूसरा मुस्लिम राजा शाहमीर बन जाता है। और फिर वैली का इस्लामाइजेशन शुरू हो जाता है। सोच के देखिए, एक लड़की जिसे अपने पिता के मर्डरर साथ शादी करनी पड़ी, जिसने परिस्थितियों में कूटनीति, युद्ध सीखा, और वो क्रूर इन्वेडर जिसने पूरी दुनिया को खून खराबा और खूनी इतिहास दिया, उन मंगोल इन्वेडर्स के खिलाफ अपने किंगडम को बचाया और ब्रूटल इन्वेडर की हत्या कर दी। और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ना वो खुद को बचा सकती है, ना अपने बेटों को, और ना ही अपने कश्मीर को, तब वो इस दुनिया से स्वाभिमान के साथ चली जाती है, एक कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्टेड हिस्टोरिकल लेगेसी के साथ, और पीछे छोड़ गई एक कॉन्फ्लिक्ट जोन। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन जो उनके जाने के 700 और इंडियन इंडिपेंडेंस के 70 सालों के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और 3 देशों में बनता हुआ है। कोटा रानी को श्रीनगर शहर को बार बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए कुटकोल नामक नहर बनवाने का श्रेय दिया जाता है। ये नहर श्रीनगर के एंट्रेंस पर झेलम नदी से पानी प्राप्त करती है और शहर की सीमा से आगे वापस झेलम नदी में मिल जाती है। कश्मीरी इतिहासकार जोन राजा ने अपनी संस्कृत कविता द्वितीया राजतरंगिणी में, जो कल्हण की राजतरंगिणी का ही एक विस्तार है, कोटा रानी की प्रशंसा की है। जैसे नहर खेतों को पानी से पोषित करती है, वैसे ही रानी ने लोगों को बहुत सारा धन देकर उनका पोषण किया। वो राज्य के लिए वैसी ही थी जैसा नीले कमल के लिए चांद होता है, और दुश्मनों के लिए वो वैसी ही थी जैसा सफेद कमल के लिए प्रकाशमान होता है। जिस तरह आग घास को जला देती है, उसी तरह कश्मीरी शिल्पकारों वास्तुकारों द्वारा निर्मित वास्तुकला की सभी उत्कृष्ट कृतियां नष्ट कर दी गई और लूट ली गई। कोटा रानी की मृत्यु के बाद कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई जंगल नहीं बचा जहां देवताओं के मंदिर अखंड रहे हों। और यहां तक कि प्रसिद्ध मानवीय राजा जैनुबेदीन के समय में भी, जिन्हें कश्मीरी लोग बादशाह सबसे दयालु राजा के नाम से जानते हैं, राजा की मां की समाधि बनाने और वितस्ता के किनारों और बांधों को फिर से बनाने के लिए मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। मोहिनी रैना ने अपनी पुस्तक कशूर द कश्मीरी स्पीकिंग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में लिखा है, कोटा रानी की मृत्यु के साथ रानियों को मिलने वाला विशेष दर्जा और सामान्य रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता, मृत्यु की घंटी बज गई। महिलाओं को धीरे धीरे और तेजी से उन विशेषाधिकारों से वंचित किया गया जो उन्होंने 1000 वर्षों से हासिल किए और उनका आनंद लिया।